नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव और आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। वक्त हो चला है इवनिंग बुलेटिन का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश पुलिस को हर प्रकार से समृद्ध करने का अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शीर्ष वीरता में एक शामिल है और इसी को अधिक मजबूत करने के क्रम में 60,244 सिपाहियों की भर्ती के बाद यूपी पुलिस दूर संचार विभाग के लिए चयनित 1,494 युवाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जल्द ही 30,000 और कार्मिकों की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस में भर्ती होने वाले कार्मिकों में 20% अग्निवीरों को भी शामिल किया जाएगा। इससे हमें प्रशिक्षित कार्मिक मिल सकेंगे और कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश ने अपनी अलग पहचान बनाई है। 2017 से लेकर अभी तक प्रदेश में 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। सबसे ज्यादा 2,17,500 नौकरियां उत्तर प्रदेश पुलिस में युवाओं को दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को संवेदनशील होना पड़ेगा, साथ ही अपराधियों के प्रति सख्त भी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास के हर मोर्चे पर युवाओं को आगे बढ़ाने का अवसर दे रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 2017 के बाद से 8.50 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है। भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। प्रदेश में दंगों का दौर चला, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायंकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। नौजवान प्लान कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। अनेक घटनाएं प्रारंभ हुई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, काशी की कचहरी, अयोध्या की कचहरी हो या लखनऊ की कचहरी, विस्फोट लगातार होते थे। सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला, ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ था, हताशा और निराशा में जीने के लिए मजबूर हुआ था। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था और प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। एक पहचान का संकट, पूरा बदनामी एक परिवार और एक पार्टी करती थी, गलत काम एक परिवार और एक पार्टी करती थी। खामियाजा उस समय की 20 करोड़ की आबादी को भुगतना पड़ता था जब उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। और इसी
बिहार में वोटर लिस्ट और एसआईआर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम न होने की वजह से चुनाव आयोग पर आरोप लगाया गया है। तेजस्वी यादव के आरोपों के बाद ही सियासी हलचल बढ़ गई है और इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि तेजस्वी के पास दो ईपीआईसी नंबर कैसे हैं? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं? संबित पात्रा ने कहा कि राजद नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य था कि शुक्रवार 1 अगस्त ने जो एसआईआर के पश्चात इलेक्टोरल रोल जारी किया था उसको लेकर भ्रम फैलाना। No idea. I know the question was asked today, and as I said, all we know is that it will be somebody whom the ruling party nominates, because we already know the composition of the electorate. It's the 2 houses of parliament. Unlike the presidential election where the state assemblies also vote, for the vice president it's only Lok Sabha and Rajya Sabha. So we already know who has the majority. I think it's fairly clear that whoever is going to become vice president will be the nominee of the ruling party. I hope they can. मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने फैसले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सत्य की जीत बताया है। आपको बता दें, एनआईए कोर्ट द्वारा सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने पर शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। शिंदे ने सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सितंबर 2008 रमजान के महीने में नासिक के कस्बे मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था। इसमें 6 लोगों की मौत और 100 लोग घायल हुए थे। एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद गुरुवार को पुख्ता सबूतों के अभाव में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। ब्लास्ट हुआ, इसके बारे में ये भगवा दहशतवाद है, भगवा आतंकवाद है, ऐसा स्वरूप देने का काम तत्कालीन यूपीए और कांग्रेस सरकार ने किया। ये हिंदुओं का अपमान है, ये भगवे का अपमान है। इसलिए उन्होंने पहले तो हिंदुत्व की जाहिर माफी मांगनी चाहिए, और दूसरी बात, उसके बाद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर कहता है कि सर संघ चालक मोहन भागवत जी को भी अरेस्ट किया जाए, इस केस में उनको फंसाया जाए, उन केस में उनका इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसे क्यों किया उन्होंने? क्योंकि इस पर ये भगवा आतंकवाद और भगवा दहशतवाद के ऊपर शिक्कामोर्तब करना चाहते थे वो, और इसलिए हिंदुत्व के बड़े लीडर इस केस में जोर जबरदस्ती से उनकी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश। और अभी आज भी हमारे साध्वी प्रज्ञा सिंह जी ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम उन्होंने लेने के लिए इस केस में उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए उनको टॉर्चर किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये बहुत ही निंदाजनक बात है। क्या ऐसे वोटों की राजनीति के लिए इतनी घिनौनी हरकत कोई कर सकता है? इतनी निचले स्तर पर कोई जा सकता है? इतने निचले स्तर पर राजनीति कोई कर सकता है? ये बड़ा नमूना ये कांग्रेस ने, यूपीए ने दिखाया है, और इसलिए इसका जिसकी कड़ी निंदा जितनी करे उतनी कम है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि ये तो मोहन जी भागवत जी हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, ये देश को आगे बढ़ा रहे, देश का उत्कर्ष कर रहे, देश का विकास कर रहे। कट्टर देशभक्त है, ये राष्ट्रभक्त है, और उनके देशभक्ति पर क्वेश्चन मार्क लगाना, सवाल खड़ा करना, ये तो देशद्रोह है। ये पाकिस्तान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के बेटे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मेरे पिता पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने दावा किया है कि कृषि कानूनों के लिए उन्हें धमकाया है, लेकिन कृषि कानून तो 2020 में आया था और मेरे पिता का स्वर्गवास 2019 में ही हो गया था। रोहन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने राहुल गांधी के बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि मेरे पिता स्वर्गवासी पिता अरुण जेटली ने कृषि कानून को लेकर उनको धमकाया था। वो शायद भूल रहे हैं, तो उन्हें याद दिला दूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास 2019 में हुआ था और कृषि कानून 2020 में पेश किया गया था।
और उसी महीने वो चंद महीनों के लिए बीमार थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। फार्मर बिल कब आया? सन 2020 में। 2020 में कैबिनेट अप्रूवल्स, पार्लियामेंट में वो 13, उनके देहांत के 13 महीने बाद टेबल होता है, सितंबर 2020 में। तो ये बड़ी एक यूनिक बात है जो समझने की जरूरत है कि राहुल जी को वो कब मिले, कैसे मिले, कहां मिले, जबकि जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा, तो आज उस चीज को लेके हम किस बारे में कह रहे हैं कि अरुण जी मेरे को मिले फार्मर बिल को लेके। अरुण जी के जीवन में तो फार्मर बिल की कोई चर्चा ही नहीं थी जीवन के दौरान। और रही बात थ्रेटन करने की, धमकाने की, वो एक ऐसी चीज है जो अरुण जी के स्वभाव में थी नहीं, नेचर में थी नहीं। वो एक कंसेंसस बिल्डर थे, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को करते थे, वो एक डेमोक्रेट थे नेचर से। उन्होंने एफर्ट करके जीएसटी जब पास होना था, जब बन रहा था मोदी जी की सरकार में पहले टर्म में, जीएसटी के समय पे सारी पार्टियों के साथ एक कंसेंसस बिल्ड करा। और बोलना कि मेरे को थ्रेटन करा फार्मर बिल के बारे में जो कि उनके देहांत के बाद आया था संसद में, ये एक बड़ी ही निंदनीय बात है। लेकिन सर बाकी जो है पक्ष, जो विपक्ष है तो बीजेपी, वो भी यही कह रहा है कि ये बचकानी बात करी गई है बिल्कुल। और काफी लोग ट्वीट भी करते हैं कि ये उन जो दिवंगत आत्मा को इस बीच में लाना ये शोभनीय कार्य नहीं है। देखिए, बट ये पहली दफा तो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने एक दफा पारेकर साहब का नाम किसी इशू में उठाने की कोशिश करी थी। एक सेइंग है, जब कोई व्यक्ति हम लोगों के बीच में ना रहे तो इट इज बेस्ट नॉट स्पोकन अबाउट, लेट देम रेस्ट इन पीस। लेकिन यहां पे बिकॉज वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो व्यक्ति होल्ड करता है, बेसिक मिनिमम उनसे एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो अपनी पोस्ट डिस्चार्ज करें और डेप्थ रिसर्च के बाद कोई टिप्पणी करें, इज द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। और यहां पे वो अपनी पोस्ट होल्डिंग के दौरान भी जो एक टीवी डिबेट में सपा कार्यकर्ताओं की ओर से खुद की पिटाई के मामले में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने जमीयत उलेमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे मुस्लिम संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठाया है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी लगातार निशाने पर बने हुए हैं, जिस पर सफाई देते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूछा कि देश के मुस्लिम समाज को भाजपा का डर दिखाने वाले अब सपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनकी पिटाई पर चुप क्यों हैं। यही चुप्पी पूर्व में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र राणा की ओर से उत्तर प्रदेश के कैराना से सपा सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी पर भी की गई थी। शर्म दिलाने के लिए इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साध्वी रिदम्बरा ने उन लोगों को नंगा कह दिया। हालांकि जो औरतें फिल्मों में काम करती हैं, जो लड़कियां, वो बिल्कुल नंगी तो नहीं होती, लेकिन उनको अधनंगा भी कहा जा सकता है और नंगा भी कहा जा सकता है। सवाल मेरा ये है समाजवादी के उन गुंडों की तरफ कि आपने सेम बयान, जो बयान मैंने दिया कि डिंपल यादव, मैंने तो हालांकि इस्लामिक तथ्यों को सामने रखते हुए कहा था, इस्लाम में औरत का पूरा शरीर सत्र औरत कहलाता है और मर्द का नाफ से लेकर घुटनों तक सतर कहलाता है। इस हिस्से का देखना और दिखाना इस्लाम में हराम है। और अगर मस्जिद में कोई आदमी इस हिस्से को देख ले नमाज पढ़ता हुआ, नमाज खत्म हो जाती है, उसकी नमाज टूट जाती है, और जो नमाज इस हालत में पढ़ रहा है उसकी नमाज भी नहीं होती। ये इस्लामिक सिद्धांत है। मैंने इस्लामिक मर्यादाओं को और मस्जिद की मान्यताओं को सामने रखते हुए एक बयान दिया और मैं बार बार उस पर चिल्लाता रहा कि भाई ये इस्लामिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन समाजवादी के गुंडों ने मेरी एक नहीं सुनी और हद ये हुई कि मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया एक निजी चैनल पर। मैं अब उनसे कहना चाहता हूं, अगर इतने ही बड़े जवां मर्द हो तो साध्वी रिदम्बरा के पास जाओ, उनके ऊपर हाथ छोड़ के दिखाओ, उनके गले में जूती का हार डाल के होर्डिंग बनाकर दिखाओ, उनके खिलाफ एफआईआर करके दिखाओ। अगर आपने कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप महिलाओं के रक्षक हैं।